हेलो दोस्तों, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग के रूल्स क्या होते हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है और नॉमिनल अकाउंट क्या होता है। उसके सभी रूल्स मैंने पिछले चैप्टर 3 में बताए थे। इस चैप्टर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अकाउंटिंग के रूल्स की सहायता से हम ट्रांजेक्शन्स कैसे कर सकते हैं। हाँ, और इस चैप्टर 4 में मैं आज आपको बताऊँगा कि पेमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, पेमेंट करने के कुछ एग्जांपल्स मैंने इसमें दिए हैं, उनको तुम ध्यान से देखना, समझना। अगर नहीं समझ में आता तो तुम कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, और इसको मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है स्लाइड बनाकर, तुम देखो और समझ लो, ध्यान से समझना। पूरा वीडियो देखोगे तो समझ में आएगा, स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। थैंक यू। दोस्तों, अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको अकाउंटिंग के सभी रूल्स अच्छे से पता होने चाहिए। अकाउंटिंग के तीनों रूल्स मैंने चैप्टर 3 में बताए हुए हैं। अगर तुमने पहले से नहीं पढ़ा है तो वो वीडियो तुम मेरे चैनल पर देख सकते हो। चैप्टर 3 नाम से है वो, तुम प्ले लिस्ट में जाके उसे प्ले करके देख लो। क्योंकि जब तक तुम्हें अकाउंटिंग के सभी रूल्स क्लियर नहीं पता होंगे तब तक तुम्हारा जो है काम करने का तरीका सही नहीं हो पाएगा और बार बार तुम्हें प्रॉब्लम आती रहेगी। ठीक है, तो बेहतर होगा कि अगर तुमने अकाउंटिंग का रूल्स नहीं देखा, नहीं पढ़ा, तो पहले उसे क्लियर कर लो, उसके बाद ही आगे तुम चलो। ठीक है, ये उनके लिए जिन्हें अकाउंटिंग के रूल्स पता हो चुके हैं अच्छे से। तो आज हम सीखते हैं कि पेमेंट कैसे किया जाता है अकाउंटिंग में। ठीक है, इसका मैं कुछ एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूँ, लगभग 5 एग्जांपल मैं अलग अलग तरह के ले रहा हूँ। हाँ, जिनको मैं अभी करके तुम्हें दिखाता हूँ कि कैसे ये एंट्री किया जाता है, कैसे लेन देन किया जाता है। ठीक है, तो ये 5 एग्जांपल जो तुम देख रहे हो स्क्रीन पर, उनको मैं अभी बताने वाला हूँ कि उन्हें कैसे किया जाता है। इन 5 एग्जांपल्स को मैं एक एक करके करूँगा। पहले मैं किसी व्यक्ति को पेमेंट किया है, रमन नाम के, दूसरे में वर्कर को, तीसरे में विजय शॉप को, चौथे में मैंने इलेक्ट्रिक बिल का पेमेंट किया है और 5वें में मैंने मोबाइल रिपेयर पर पेमेंट किया है। अलग अलग अमाउंट हैं, अलग अलग डेट्स हैं, तो वो कैसे होते हैं वो हम देखते हैं अभी। तो बने रहें साथ में, देखते हैं अगला। ठीक है, तो अब पहला एग्जांपल मैं करना चाहूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जनरल बुक क्या होती है। दोस्तों, कोई भी लेन देन करते समय हमें एक टेबल बनानी होती है अकाउंटिंग में, जिसे जर्नल बुक कहा जाता है। यानी अगर आप कोई भी लेन देन करते हैं तो आपको एक टेबल बनानी होगी, उसी टेबल में एंट्री करनी होती है। इस टेबल को जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इस टेबल के अंदर 4 पार्ट्स होते हैं, 4 कॉलम्स होते हैं। पहले कॉलम में डेट की एंट्री की जाती है, यानी किस डेट को ट्रांजैक्शन हुआ, किस डेट को लेन देन हुआ। दूसरे कॉलम में पर्टिकुलर होता है, इसका मतलब है कि किन किन पक्षों के बीच में या किन किन पार्टीज़ के बीच में लेन देन हुआ। और तीसरा कॉलम होता है डेबिट का, जितना पैसा दिया है किसी को, हाँ, तो वो डेबिट कहलाएगा, और जितना लिया है वो क्रेडिट कहलाता है। ठीक है, तो अब हम समझ चुके हैं कि जनरल बुक कैसे बनाई जाती है। जनरल बुक का यही स्ट्रक्चर है। ठीक है, और जनरल बुक में एंट्री करते समय उसके कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि हमें दोनों पार्टीज़ का नाम ढूंढना होगा। दोनों पार्टीज़ में एक पार्टी क्रेडिट होगी, एक डेबिट होनी चाहिए। दोनों डेबिट या दोनों क्रेडिट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, पार्टी का नेम जो होता है डेबिट वाले का पहले लिखा जाएगा, यानी पर्टिकुलर कॉलम में डेबिट वाले का नाम पहले आना चाहिए और क्रेडिट वाली पार्टी का नाम बाद में आना चाहिए। ठीक है, वो अभी मैं करके आपको दिखाता हूँ। और जो भी अकाउंट के नाम होंगे वो अकाउंटिंग के रूल के आधार पर ही तय किए जाएंगे कि कैसे हमें करना है, कैसे नहीं करना है। ठीक है, तो ये रूल्स भी तुम अच्छे से पढ़ लो, समझ लो, और आगे मैं बताता हूँ आपको कि कैसे किया जाता। ठीक है, तो सबसे पहले चलो अब हम सीखते हैं पहला एग्जांपल। पहला एग्जांपल हमारा 1/4/2020 को किया गया था, जिसमें हमने पेमेंट किया था रमन नाम के व्यक्ति को 1000 का। यानी रमन नाम के व्यक्ति को मैंने 1/4/2020 को 10,000 का, वो 1000 का पेमेंट किया था। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर टेबल में एंट्री की हुई, तुम देख सकते हो। डेट वाले कॉलम में डेट है
और पर्टिकुलर में तुम देख सकते हो रमन अकाउंट डेबिट है। रमन इसलिए डेबिट है क्योंकि वो पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट का नियम कहता है कि जो व्यक्ति हमसे ले रहा है, जिस व्यक्ति को हम दे रहे हैं वो डेबिट होगा। और कैश हमारा जो होता है वो रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट कहता है कि जो जा रहा है वो क्रेडिट होता है। तो रमन हमसे ले रहा है इसलिए डेबिट है, और कैश हम दे रहे हैं इसलिए क्रेडिट है। दोनों के को इस प्रकार से हम सेट करके लिख देते हैं, ठीक है। अब हम दूसरे पर आते हैं। दूसरे एग्जांपल में भी पेमेंट किया है, यानी इन सभी एग्जांपल में पेमेंट किया है। दूसरे एग्जांपल में वर्कर को मैंने 500 रुपये दिए हैं, तो उसकी भी एंट्री मैंने किया है। ये 2 तारीख को किया गया है, तो 2/4 को मैंने वर्कर को पेमेंट किया है और वर्कर डेबिट हो गया, क्योंकि वर्कर नॉमिनल अकाउंट में आता है, तो वर्कर डेबिट हो गया। और वर्कर का अकाउंट मैंने 500 उसके कॉलम में डाल दिया, ठीक है। तो वर्कर अकाउंट डेबिट, और कैश क्योंकि रियल अकाउंट में आता है तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार तुम देख सकते हो कि दूसरी एंट्री भी मैंने की है। अब अगर तुम्हें और क्लियर करना है तो तीसरी एंट्री भी हम देखते हैं। तीसरे लेन देन में ये 3 तारीख को हुआ है, और इसमें मैंने विजय शॉप पर पेमेंट किया लगभग 210 रुपये। विजय शॉप एक संस्था का नाम है, एक दुकान है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, जो कि पहले पर्सनल अकाउंट में बताया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम आता है या संस्था का नाम आता है तो अगर हम उसे दे रहे हैं तो वो डेबिट होगा। तो विजय शॉप डेबिट है और पैसा जा रहा है रियल अकाउंट के हिसाब से, वही नियम है, तो कैश क्रेडिट हो जाता है। तो विजय शॉप इसमें पर्टिकुलर में अगर देखें तो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि वो हमसे ले रहा है और कैश हम दे रहे हैं, कैश क्रेडिट है, ठीक है। अब हम तीसरे पर आते हैं, तीसरे को करने की कोशिश करते हैं। तीसरे में भी पेमेंट ही है। तीसरे में मैंने इलेक्ट्रिक बिल जमा किया है लगभग 1500 रुपीज़। इलेक्ट्रिक बिल की बात करें तो ये कोई व्यक्ति नहीं है, ये कोई वस्तु का नाम नहीं है, गुड्स नहीं है, बल्कि ये एक खर्चा बता रहा है हमें। इलेक्ट्रिक बिल खर्चे का आभास करा रहा है, तो नॉमिनल अकाउंट में ही आएगा, और खर्चा होने की वजह से, एक्सपेंस होने की वजह से ये इलेक्ट्रिक बिल डेबिट हो जाएगा, और पैसा हम दे रहे हैं इलेक्ट्रिक बिल पे तो ये क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इस बात को याद रखना। तो ये एंट्री भी हमने की। अगली एंट्री हम देखते हैं। अब हम आते हैं 5वें लेन देन पे। 5वां लेन देन भी बिल्कुल वैसा ही है, अगर तुम समझ रहे हो तो। 5वें लेन देन में भी हमने खर्चा ही किया है, मोबाइल रिपेयर। मोबाइल रिपेयर भी कोई व्यक्ति नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, बल्कि ये एक तरह का खर्चे का आभास करा रहा है। तो खर्चा होना भी एक खर्चा जब भी होगा तो नॉमिनल अकाउंट कहता है कि डेबिट होता है, तो यहाँ पर मोबाइल रिपेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और क्योंकि कैश दे रहे हैं, इस पर भी पैसा हमारा जा रहा है, तो कैश क्रेडिट। तो जहाँ जहाँ भी हमारे खर्चे होंगे, याद रखो, जहाँ जहाँ पे भी हम किसी को पैसा देंगे वो चीज़ें, वो अकाउंट हमारे डेबिट होंगे, और जो पैसा हम दे रहे हैं उसे हम कैश मान लेंगे। हाँ, तो कैश मान लिया जाता है। जब भी पेमेंट किसी को करते हैं, कैश लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा है तो कैश मान लिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो कि ये सारी एंट्रीज़ मैंने कर ली। और अगर तुम देखो तो ये अगर पूरा जनरल बुक बनाया जाए, पूरा टेबल एक साथ बनाया जाए तो इस तरीके से दिखाई देगा। यानी हमें हर एक लेन देन के लिए अलग अलग टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक ही टेबल में हम अलग अलग रोज़ बनाकर उसके अंदर हम एंट्री कर सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरीके से अकाउंटिंग में पेमेंट की सारी एंट्रीज़ जो मैंने तुम्हें पीछे बताई हैं उनको एक साथ मैंने किया हुआ है। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो, ये देखने में अच्छा लगता है। तो अगर इसको तुम समझ लो तो तुम्हें आगे टैली में काम करने में काफ़ी आसान हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर टॉपिक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू, याद रखना।